थैंक यू सर, वेरी वेरी वेरी। तो ये सज्जनों, देखिए, यदि सफलता के उत्साह में किया गया प्रयास लगन कहलाता है, तो असफलता के बावजूद किए गए प्रयास को जुनून कहना चाहिए। यदि सफलता हमारे व्यक्तित्व को दृढ़ बनाता है, तो वहीं पर असफलता का अनुभव हमें विनम्र और सहनशील बनाता है। सफलता यदि हमें किसी चीज में सक्षम बना देती है, तो असफलता हमें लगातार और भी अच्छा बनने के लिए प्रेरित करती है। केबीसी के इस मंच पर जहां हम अक्सर ज्ञान, योग्यता, कर्मठता की बातें करते हैं, सक्षम और सफल लोगों का उदाहरण देते हैं, वहीं पर असफलता की बातों को शामिल करना हमारे दर्शकों को शायद अजीब सा लग रहा होगा। लेकिन आज जिस व्यक्तित्व को हम यहां आमंत्रित करने वाले हैं, उन्होंने इसी बात को साबित कर दिया है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता को प्राप्त करने का पहला कदम होता है। हर असफलता किसी न किसी सफलता का मार्गदर्शक होती है। मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया जाए, आईपीएस अफसर श्री मनोज कुमार शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। देखिए, हाल ही में एक बहुत ही प्रचलित फिल्म आई थी जिसका नाम था 12th फेल, जो आपने देखी होगी। वो फिल्म इन्हीं के जीवन पर आधारित है। जिसने इस बात की भी पुष्टि कर दी कि बनेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बहुत ही कठिन परिस्थितियों से निकलकर जिस तरह हमने फिल्म में देखा और आप बाहर आए और आज आप जिस स्तर पर पहुंचे हैं, आप एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं पूरे देश के लिए। और बहुत बहुत बधाई आपको मनोज जी, एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ आकर के। सर ये 2000 में शुरू हुआ था सर केबीसी जी। और तब हम लोग तैयारी कर रहे थे यूपीएससी के लिए। अच्छा। तो ऐसा लगता ही नहीं था सर कि कभी यहाँ हम पहुँच सकते हैं या बैठ सकते हैं। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि चलो ये आपके लिए काम है। जो देश के बाहर पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं आपको, उनको यही नहीं पता था सब लोगों को कि जीके का कोई ऐसा शो भी बन सकता है, जनरल नॉलेज का शो बन सकता है, जो यूपीएससी के लिए, उन बच्चों के लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इतना काम आएगा। क्योंकि हम लोग जब मुखर्जी नगर में थे, नेहरू विहार दिल्ली में थे, तो सर ये ऐसा रहता था कि हम लोग टीवी की किसी पान की दुकान पर खड़े हैं, किसी होटल के ढाबे के सामने खड़े हैं, 9 बजे एकदम तैयार रहते थे कि ये शो आएगा। क्योंकि सर हम लोग जो तैयारी कर रहे थे उस समय कई बार ऐसा लगता था कि तैयारी पूरी हो गई, अब हमारी तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी। और जब आपके क्वेश्चन शुरू होते थे और उसमें कोई एक टॉपिक पे हम लोगों को नहीं आता था, तब समझ में आता था तैयारी ठीक नहीं हो रही है, इसको आगे बढ़ाना है। हम जानना चाहते हैं मनोज जी कि आपका बचपन गुजरा कैसे? सर मध्य प्रदेश में एक जिला है मुरैना, चंबल का एरिया है। जी हाँ जी। और वहाँ पे एक तहसील है जौरा, उस पास में गांव है बिलगांव। मैं बिलगांव का रहने वाला हूँ सर। और ये जो क्षेत्र है सर चंबल, वो क्षेत्र थोड़ा सा पढ़ाई के मामले में और माँ के मामले में उतना आगे विकसित नहीं कर पाया। जी जी। चंबल का नाम सुनते ही सर डाकू वगैरह इनका नाम याद आने लगता है कि नहीं? सर वही बात थी कि चंबल के नाम पे, डाकुओं के नाम पे हम लोग इतने फेमस हो गए थे सर पूरे देश में कि हम लोगों को कहीं मकान लेने जाओगे किराए से तो मकान नहीं मिलता था। जी जी। तो ये भी सर इस मूवी के बनाने के पीछे का एक बड़ा कारण ये भी था कि मैं ये चाहता था कि हम लोगों की जो राम प्रसाद बिस्मिल की जो कर्म भूमि है मुरैना, और इतने बड़े बड़े लोग हुए वहाँ पर, उनके बारे में मालूम चले कि हम लोग डाकुओं से अलग भी कुछ हैं, हम लोग सच्चे और सीधे और देशभक्त भी हैं सर। इसलिए बचपन के उस दौर में असली समस्या पढ़ाई की थी सर, क्योंकि पढ़ाई होती ही नहीं थी सर। सारे लोगों का एक ही काम था, ऐसा कोई स्कूल ढूंढना जहाँ नकल चलती हो, नकल ऐसी चलती हो कि आपको बोर्ड पर लिखा के कराते हो। ओहो। और वहाँ पर 12th में पास होना है।
क्योंकि सर 12th वो जगह है जहाँ पे पास होने के बाद लोगों की नौकरी लगना शुरू हो जाती हैं। मेरे पास भी वही था सर, मैं भी यही सोचता था। पर मेरा भाग्य ऐसा खराब निकला सर कि उस साल एक ऐसा ऑफिसर आ गया जिसे नकल चलने ही नहीं थी। और वो क्या करते थे, स्कूल में आके बैठ जाते थे, नकल नहीं होने देते थे। ओह तो उनके इस एटीट्यूड को देख के ना मुझे बहुत सीखने को मिला। जी। मैंने जब देखा कि वो आदमी के सामने मेरा प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये ऐसा आदमी बनता कैसे है, ऐसा क्या करता है यार। और जब धीरे धीरे मालूम चला उनके बारे में, उनसे बात करके मालूम चला कि ऐसे एग्जाम होते हैं जिन एग्जाम को अगर हम दें तो इतने ही ताकतवर हम बन सकते हैं। तो मुझे लगा कि अब दुनिया में वो कोई और कुछ हो ना हो, मुझे ऐसा ही बनना है, ऐसा ही एग्जाम में पास करना है। क्या बात। तो जब आपने सोचा कि नहीं हमको पढ़ाई लिखाई और भी करनी है, तो थोड़ा बहुत तो विरोध हुआ होगा घर वालों की तरफ से, ऐसा कुछ था? हम, मेरी माली हालत ठीक नहीं थी, आर्थिक रूप से हम लोग बहुत कमज़ोर थे। मेरी माँ का एक सिस्टम था कि वो कैसे भी हम लोगों को कभी भूखा नहीं सोने देती थी किसी भी हालत में, चाहे इधर से जाना पड़े उधर से लाना पड़े या कुछ करना पड़े। जब मैंने तय किया कि बाहर जाना है, तो मेरी माँ, मेरी दादी, मेरा भाई, ये सब लोगों ने ये बोला कि तुम जाओ, तुम चिंता मत करो यहाँ की, अगर तुम्हें लगता है तुम कुछ कर सकते हो तो जाओ। और फिर सर मुझे इन लोगों ने बड़ा प्रोत्साहन दिया और भेज दिया सर। क्या बात। आजकल आपकी पोस्टिंग कहाँ है और क्या कर रहे हैं आप? सर मैं महाराष्ट्र कैडर का आईपीएस ऑफिसर हूँ सर, और महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर मैंने काम किया है। एक सर्टेन टाइम पर हम लोगों के लिए 5 साल के लिए डेपुटेशन करना बहुत अच्छा होता है करियर के लिए। तो हम लोग कभी सीबीआई जाते हैं, कभी आईबी जाते हैं, बीएसएफ जाते हैं, सीआईएसएफ जाते हैं। तो ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है सर, सीआईएसएफ, ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है सर। तो इसमें मैं अभी आईजी हूँ सर, इंस्पेक्टर जनरल हूँ। वाह क्या बात। कहाँ से शुरुआत हुई आपकी मनोज जी, और आज आप इंस्पेक्टर जनरल की अवधि पे आप बैठे हुए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। कंपेनियन के रूप में आज आप परिवार के सदस्यों को लाए हैं। मैं चाहता हूं उनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले कि माताश्री आई हुई हैं, प्रणाम करता हूं आपको, और आपकी पत्नी भी आई हुई हैं श्रद्धा जी, प्रणाम, और उनके सुपुत्र भी आए हुए हैं, मानस शायद आपका नाम है। प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत, तालियों के साथ इनका स्वागत करना चाहिए। तो मनोज जी के खेल को अपना समर्थन देने के लिए आज देखिए यहाँ पर एक और विशेष अतिथि का आगमन हो रहा है। बहुत ही कम समय में अपनी उत्कृष्ट अभिनय कला से इन्होंने हर वर्ग के प्रशंसकों का दिल जीत लिया है। बहुत ही गुणी, प्रतिभाशाली युवा कलाकार और अभिनेता विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी जी का अभिनंदन और स्वागत। विक्रांत मैसी देवी और सजनों, इन्होंने भूमिका निभाई थी मनोज जी की 12th फिल्म में, और इतना अद्भुत अभिनय आपका। और जितने भी लोगों ने फिल्म देखी होगी, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत बहुत स्वागत आपका विक्रांत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैं बहुत नर्वस हूँ सर। नर्वस? 12-13 साल सिनेमा में हो गए, 8-9 साल टेलीविजन किया, 20 साल लगभग प्रोफेशनल काम करते हुए हो गए, लेकिन पहली बार आपसे इन पर्सन मिलने का मौका मिला। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमें तो ऐसा लगता है कि हम आपको कई बार मिल चुके हैं। आपका अभिनय देख करके ऐसा लगता है, कई बार ऐसा होता है देवियों सज्जनों, किसी का अभिनय देख लेते हैं तो ऐसा लगता है हाँ ये तो अपना ही आदमी है, अपना जा रहे हैं। थैंक यू सर। इतना रियल एकदम, जितना भी आपने काम किया उसमें, यही सबसे बड़ी खूबी थी मुझे लगी। जब आप वही थे जो आपके बगल में बैठे हैं वो। सर इनकी तरह तो मैं कभी बन नहीं पाऊंगा। वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई आल्सो डिड द फिल्म इज बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मेरी खुद के जीवन से मिलती जुलती थी, पर जब इनसे मैं मिला तब ऐसा लगा कि अगर मैं अपनी जी जान लगा के मेहनत करूंगा तो शायद ही जस्टिफाई हो पाएगा। क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ कि मनोज सर जैसे लोग मैंने अपने जीवन में बहुत कम ही देखे हैं। वाह क्या बात। चलिए खेल को आरंभ करते हैं, और जो खेल के कुछ नियम है वो इस समय हम आपको बता देते हैं। एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने, उसके सामने जो धनराशि लिखी है
सही उत्तर दे करके आप वो धनराशि जीत सकते हैं। 3 लाइफलाइन रखी हुई है आपकी। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, तीसरी लाइफलाइन डबल डिप। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मनोज जी और विक्रांत, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए। मनोज जी और विक्रांत, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी मुहावरा आसमान से गिरा डैश में अटका तो क्या पूरा करता है? व्हाट कंप्लीट्स द हिंदी इडियम आसमान से गिरा डैश में अटका? ऑप्शन देखिए, ए कांटों, बी खजूर, सी टापू, ये डी समंदर। कांटों, खजूर, टापू, समंदर, बोलिए। सर बी खजूर। बी खजूर, क्या करें? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए बी को। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चलो शुरुआत हो गई। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जीन्स आमतौर पर किस सामग्री से बनाई जाती है? What material is generally used to make jeans? ऑप्शन देखिए, ए वुल, बी सैटिन, सी डेनिम, डी लेदर। ऊन, सैटिन, डेनिम या चमड़ा? सर सी डेनिम को लॉक कर दिया जाए। जी, सी कह रहे हैं डेनिम, इस पे ताला लगाया जाए। वाह, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 2000 जीत गया। ऑलराइट, एक बात ऐसे ही हम पूछ रहे हैं आपसे कि जी सर। कोई ऐसा वाक्य आपको लगा मनोज जी के जीवन का जिसने आपको प्रभावित किया कि नहीं, मुझे ये फिल्म करनी है? सर मुझे पहले जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा जी, जी हाँ, जी हाँ। मुझे जब उन्होंने बुलाया तो अनफॉर्चुनेटली 12th फेल नाम की किताब है, मुझे पता नहीं थी सर। ओह, स्क्रिप्ट के पहले मुझे कहा पहले तुम किताब पढ़ो, अगर किताब पसंद आएगी तो तुम्हें स्क्रिप्ट देंगे। तो रात के 3 साढ़े 3 बज रहे थे और एक पॉइंट पे आके मैं बहुत रोने लग गया और किताब को मैंने साइड पे रख लिया। एंड दैट इज व्हेन आई एक्चुअली थॉट कि ये गॉड सेंड है ये कहानी मेरे लिए। फिल्म में आपने देखा होगा कि मनोज के पिताजी मनोज से पहली बार आटा चक्की पे आके मिलते हैं जी हाँ। और वहां पे एक बेटा पिता बन जाता है और एक पिता बेटा बन जाता है, जिसे रोल रिवर्सल कहते हैं। मेरी खुद की पर्सनल लाइफ से बहुत रेजोनेट किया क्योंकि मेरी खुद की लाइफ में एक ऐसा वक्त आया था जब मैं आई एम 37 पर मैं 20-21 साल से ऑलरेडी काम कर रहा हूँ सर प्रोफेशनली। ओह, तो जब 17 की उम्र हुई और जब पिताजी के कंधे थोड़े से झुके हुए देखे और जब ऐसा लगा कि शायद भार थोड़ा बढ़ रहा है और थोड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी, तो पहली और आखिरी बार आई थिंक मेरे फादर ने और मैंने दिल खोल के बात की थी। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, 10,000 रुपये मुझे चाहिए थे। हमने उनका दफ्तर भी कभी देखा नहीं था सर, कि पता था कि अंधेरी में कहीं पे है, भवंस कॉलेज के पीछे। तो अर्जेंसी में उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया अपने। तो जब मैं ऑफिस गया उनके, तब मैंने देखा कि उनके पास एक प्रॉपर डेस्क भी नहीं है, ओह, सिर्फ एक टेबल है और एक प्लास्टिक की कुर्सी लगा के रखी हुई है वहां पे। बगल में उनके एस्ट्रे पड़ी हुई थी और वो पूरी भरी हुई थी सर। उनकी आंखें लाल थीं, बहुत परेशान लग रहे थे। पैसे तो मैंने ले लिए, पैसे लेके मैं घर की तरफ निकला, जहां जाना था वहां निकला। लेकिन रात को जब वो घर आए तब मैंने उनसे कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, मतलब आप अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रख रहे हैं? एंड यू लुक वेरी डिस्टर्ब्ड, इज एवरीथिंग ऑल राइट? तो हम एक 1 रूम किचन में रहते थे, 1 बेडरूम हॉल में रहते थे। तो पापा ने कहा कि चल नीचे चलते हैं वॉक करने। तो जब हम नीचे गए थे तो पहली बार हमारी दिल खोल के बात हुई थी। और तब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक फीलिंग आ गई थी कि अब आई थिंक लाइफ में रोल रिवर्सल का वक्त आ गया है। आ गया जी। एंड दैट इंसिडेंट एंड व्हाट मनोज सर वेंट थ्रू विद हिज फादर इन आटा चक्की इज समथिंग दैट एक्चुअली मेड मी बिलीव कि अब ये कहानी कहनी पड़ेगी और ये कहानी मैं ही कहूंगा जाके। वाह वाह, बहुत बहुत खूब। जो आपके निर्देशक है जिनके बारे में आपने बताया था, विनोद के बारे में, जी सर। सर उनकी एक खासियत यही है, ऐसा वो विषय चुनते हैं जी जो एकदम दिल को छू जाती है बात। जी सर। बहुत मेहनती हैं वो, जी थोड़े अड़ियल हैं लेकिन मेहनती बहुत। जी सर। और सर समय के को बहुत ही
अनुशासित होना बहुत पड़ता है उनके साथ। जी सर। और डांट देंगे वो अगर जी आप सर, वो समय पे डांट नहीं लगा पहुंचे देते। तो। जी सर। एक हम फिल्म कर रहे थे उनके साथ, तो रात को काफी देर हो गई, 2-3 बजे रात तक काम खत्म हुआ, तो जाने लगे तो उन्होंने कहा हाँ अमित कल सुबह 6 बजे ऑन सेट। मैंने कहा यार पागल हो गया यार, 3 बजे रात को छोड़ोगे, 6 बजे कैसे आएंगे? नहीं नहीं आना है। तो 6:10 पे हम पहुंचे, पूरे यूनिट के सामने उसने डांट दिया, यू आर लेट बाय 10 मिनट्स। पर वो इतना वो इमर्स रहते हैं बहुत अपनी पैशनेट फिल्म, है सर, बहुत पैशनेट। बहुत passionate। एक छोटा एनेक्डोट में ये एक जी, जी, सितार जी। सितार को लेके मैं बताना चाहूंगा। आर.डी. बर्मन जी के साथ उनका बहुत खास रिश्ता रहा है। 1942 लव स्टोरी में जी हाँ। म्यूजिक दिया उन्होंने। जब 12th फेल के लिए म्यूजिक हम बना रहे थे तो हमने एक्चुअली सिर्फ 4 ही इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए पूरे बैकग्राउंड में। तो लगभग सर 4 महीने 5 महीने जो शांतनु मोहित्रो है, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, वो सितार के लिए उन्होंने उनको इतना परेशान किया कि ये सितार साउंड नहीं कर रहा है राइट। बंगाल से सितार मंगाया, ओहो, जो भी मुंबई में अवेलेबल था वो सब कराया, कह रहे थे अभी भी साउंड नहीं कर रहा है राइट। 3-4 महीने बाद उन्होंने कहा कि एक काम कर, आरडी जैसा सितार लेके आ। तो शांतनु मोहित्रो ने सोर्स करके 1960s का सितार निकाला, और वो जब प्ले किया कि ये 60s के सितार की लकड़ी जो है, वो लकड़ी की वजह से वो रिवर्ब आ रहा है, इसीलिए ये वैसा साउंड करता है, हम वही यूज करेंगे। वाह। कितने पैशनेट है। अजीब शख्स है सर जी। Alright, जितना भी आज यहाँ से जीत के जाएंगे वो एक बहुत ही नेक काज में उसका दान होगा, तो वो कौन सा वो होगा चैरिटी है बताएंगे? सर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम आम्रपाली उत्कर्ष संघ है। उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे एक्चुअली मनोज सर से ही पता चला। सर तो एक्चुअली ये नागपुर का ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 40 साल से एक राम इंगोले नाम के व्यक्ति हैं, जो कि उन बच्चों को, जो प्रोस्टिट्यूट वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को जो खदान में, गिट्टी खदान में काम करते हैं, उन बच्चों को जिनके माता पिता नहीं अनाथ हैं, उन बच्चों को अपने पास रखते हैं सर। उन्होंने बिमलाश्रम नाम की एक जगह बनाई है सर, और वो उन बच्चों को अपना नाम देते हैं। किसी का नाम अगर आलोक है, आलोक राम इंगोले, इस तरह से नाम देते हैं सर, और उसके बाद पूरी लाइफ उनको अर्जित करते हैं। वाह क्या बात है सर। मतलब उनके पास 250-300 बच्चे रहते हैं सर हर समय उनकी। और वो ऐसा नहीं करते हैं सर कि एक बार बड़े हो गए तो छोड़ दिया, शादी तक बच्चियों की शादी भी करते हैं सर। करवाते हैं, अच्छा जी। पूरा माँ, पूरे पिता का और माँ का पूरा रोल अदा करते हैं। वाह क्या बात है सर। हमारी शुभकामनाएं हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ढेर सारी धनराशि आप लेकर के जाएं। राइट मनोज जी और विक्रांत, चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा, ये एक ऑडियो प्रश्न है। इस गीत के गायक को पहचानिए। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। कमिटी महाशय, गाना बजाया जाए। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ए सुखविंदर सिंह, बी कुमार सानू, सी बाबुल सुप्रियो, डी उदित नारायण। वही होगा सुखविंदर सर। ए सुखविंदर सिंह को लॉक कर दिया जाए सर। क्या बात है, ताला लगाया जाए यहीं पे। बस ताली बज गई पहले ही। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने मनोज जी। तो कैसे आपको पता चल जाता है मनोज जी कि ये गाना किसने गाया है? सर फिल्में वगैरह देखने का समय मिलता है? सर मूवी तो आईजी हैं आप, सर मेरी देश की रक्षा कर रहे हैं और पिक्चर देखने चले गए आप। सर वैसे- मुझे संगीत सुनना अच्छा लगता है, पर सच में मुझे नहीं पता चलता किसकी आवाज है। यहाँ तक कि मैं रफी और किशोर की आवाज में भी दिक्कत चल जाती है। हमारे जमाने के लोग हैं। ये विक्रांत का उत्तर था सर, मेरा अच्छा नहीं अच्छा, था। हाँ ये मॉडर्न जनरेशन है सर। सर, पत्नी जी से पूछना चाहूंगे। श्रद्धा जी, प्रणाम करता हूँ आपको। ये फिल्म वगैरह दिखाने ले जाते हैं कि नहीं आपको? सर टाइम चुरा लेते हैं सर। नहीं सच सच बोल दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, जरूरी है, थोड़ा इंसान भी तो बना के रखना है सर। हाँ वाह क्या बात है।
आगे चलते हैं खेल में। मनोज जी, चौथा प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। पनीर बनाने में नींबू के रस की कौन सी प्रकृति सहायक होती है? What property of lemon juice helps in the preparation of paneer? A. Alkalinity. B. Fragrance. C. Color. या D. Acidity. क्षारीय A. B. यही रहेगा। गंध. C. रंग. D. क्षारी है, पनीर अम्लीय। नींबू निचोड़ देते हैं, वो आ जाती है। सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड होता है तो आई थिंक एसिडिटी है। सर घड़ी चल पड़ी है। ठीक है सर डी एसिडिटी को लॉक कर दिया जाए सर। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया, बच गए भाई साहब आप। पनीर तो इनका फेवरेट है सर। हैं? इनका फेवरेट है पनीर। अच्छा, ये खाने के बहुत शौकीन है और श्रद्धा मैम भी बहुत शौकीन है खाने की। और इनके घर पे सबसे बढ़िया चाट मैंने पूरे मुंबई शहर में इनके घर में खाई है। चाट। और सर एक जब ये तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, तब एक थाली मिलती थी इनके मोहल्ले में। अच्छा। 90 रुपए की होती थी, जिसे स्पेशल थाली बोलते थे। आप ही बोल दो थोड़ा सा। सर, मैं और सद्दा दिल्ली में थे और उस समय पैसों की थोड़ी तंगी चल रही थी। 7 रुपए की हाफ सब्जी आती थी और 1 रुपए का एक रोटी रहती थी सर। तो 10 रुपए में काम चल जाता था सर। तो मैं और सद्दा बार बार सोचते थे कि ये 90 वाली थाली कब खाएंगे। तो 90 वाली थाली में सर गुलाब जामुन भी रहता था, पनीर भी रहता था। तो सर एक ओम जी भोजनालय था सर वहाँ पर। तो हम लोग बार बार निकलते समय सोचते थे कि एक बार फ्री निकल जाएगा तो फिर आएंगे खाने। फिर कभी लगता था कि नहीं, इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिल्ली के टाइम पे और तैयारी के टाइम पे मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि जिंदा कैसे रहा जाए, कैसे आप टाइम काटें। क्योंकि सर सुबह से रात तक का जो 24 घंटे है उसमें से सिर्फ एक बार खाने का मौका मिलता था। तो वो थाली खाने के लिए हम लोगों ने बहुत दिन तक वेट किया सर। कई बार हम लोग 6-6 महीने तक वेट करते थे कि एक दिन आएगा जब हम भोजनालय में जाएंगे और हम बैठेंगे और खाना खाएंगे। क्या तो बात है, पनीर की वाह। और सर एक चीज और, प्रीलिम्स क्लियर भी कर लेते थे तो एक नया बेंचमार्क अपने लिए सेट करते थे कि रुक जाओ, अभी नहीं, मेंस करके खाएंगे। ओह अच्छा, पूरा इम्तिहान पास जब हो जाएगा तब। अरे मेंस करके खाएंगे। तो बड़ा स्वादिष्ट लगा होगा वो और जिस समय अरे आपने वो सर। 90 थाली खाई होगी। आप पूछिए मत सर। घी में लगी हुई रोटियां अभी भी मेरे मन में स्वाद आता रहता है सर उनका। वाह क्या बात है। पकाने वाने में आपका शौक है कि नहीं मनोज जी? सर बहुत सर। रियली? हाँ। अच्छा, उनके हाथ का कि अपने हाथ अपने का? हाथ का सर। मेरा ये शौक है सर कि मेरा स्ट्रेस जो खत्म होता है वो सब्जी बना के खत्म होता है सर, खाना बना के खत्म होता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप स्ट्रेस में हैं, आप किचन में सिर्फ चले जाओ, बस थोड़ा मसाला देख लो क्या मसाला है, अचार देख लो, अचार को हिला दो थोड़ा सा। आप फ्रिज को खोलते से ही आपको 2-3 चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं उसमें जिसको आपको उठाने की इच्छा होती है। कुछ नहीं हो तो एक मूली काट के खा ली। क्योंकि सर मूली के साथ मेरा संबंध बड़ा पुराना है गांव का, कि मुझे जब गांव में था तो बहुत सारे लोग अपने खेतों में काम कराने ले जाते थे, ये बोल करके कि बेटा तेरे को 10 मूली देंगे, चल खेत में काम करते हैं। तो वो सारा अनुभव लाइफ का अभी भी वैसा का वैसा ही चल रहा है सर। और ये जो चीज़ है ना सर, कि हमारे कई शहरों में कई जगह पे हमारे लोग टीचर लोग बोलते रहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ दैट कि हमारे बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं फिर भी हम ऐसा कर रहे हैं, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कई बार, इन स्पाइट ऑफ दैट नहीं, बिकॉज ऑफ दैट। क्या बात है। बिल्कुल सही क्योंकि कहा। जो गांव के बच्चे का अनुभव है ना सर, जी हाँ सर, वो अनुभव किसी का हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। बिल्कुल सही कहा सर। ऑलराइट भाई साहब, खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। मूल्य है इसका 10,000 रुपए। इसको पार कर जाइए। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जीवन और सामान्य किसके कुछ आम प्रकार हैं? What are life and general common types of? ऑप्शन देखिए। ए बैंक अकाउंट्स, बी इंश्योरेंस, सी पोस्ट कार्ड या डी म्यूचुअल फंड। बैंक खाते, बीमा, पोस्ट कार्ड या डी म्यूचुअल फंड। सर बी इंश्योरेंस पे ताला लगा दिया। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। वाह।
10,000 रुपए जीत लिया तुमने, बहुत बहुत बधाई। और मानव अभी एक और बाजा बजेगा यहाँ पर, आपको बताते थे। ये है निर्देश सुपर सवाल का, आपको बताते हैं सुपर सवाल का समय। सुपर सवाल क्या है मैं आपको बता दूं। एक प्रश्न आएंगे कंप्यूटर जी के द्वारा आपकी स्क्रीन पर, उसके कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं मिलेंगे, समय की कोई पाबंदी नहीं होगी, आपको उसको उत्तर देना होगा। तो कंप्यूटर जी सुपर सवाल जो है वो मनोज जी और विक्रांत के लिए पेश किया जाए। रेनमिनबी, जिसे युआन भी कहा जाता है, भारत के किस पड़ोसी देश की मुद्रा है? चाइना। Renminbi, also known as yuan, is the currency of which neighboring country of India? Yuan. Sir, I think the answer is China. चाइना कह रहे हैं कंप्यूटर महाशय, इसको ताला लगाया जाए। चीन बिल्कुल सही जवाब है। Well played, sir. China is the right answer. युआन वहीं से है। और इसका आपने सही उत्तर दे दिया, तो मैंने आपसे कहा था कि आपके पास अब आ जाएगा एक अवसर, जी सर। जिसको कहते हैं सुपर शक्ति। सुपर शक्ति क्या है सर? इसका नाम है दुगनास्त्र। मनोज जी, ये अनुभव कैसा रहा कि एक छोटे से गांव, चंबल के गांव से निकल करके आज आप एक बड़े शहर मुंबई में रह रहे हैं? सर मैं जब गांव से आया था शहर, तो मेरे लिए एक मूल समस्या थी कि मैं सरवाइव कैसे करूंगा, और उसके लिए मैंने बहुत सारे काम किए सर। शुरुआत में तो कई एक घरों में जाके घंटी बजाता था, मैं कहता मुझसे कुछ पढ़वा लो, बच्चे को ट्यूशन पढ़वा लो। कुछ लोगों ने मौका दिया मुझे, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाया सर। फिर सर मैंने एक लाइब्रेरी में काम किया सर, और उस लाइब्रेरी का एक बहुत अच्छा ये था कि मुझे रहने के लिए भी वहीं दिया गया था सर। मैं रह भी उसी में रहा था। ओह अच्छा। तो जहाँ पर हम अखबार पढ़ने के लिए जो एक तख्ता टाइप का रहता है ना, उसी पे मैं रात को सोता था सर। तो मेरा मूल काम था कि मैं लाइब्रेरी में जितने भी अखबार बिछे हैं उनको बिछवाना, जो पढ़ने आ रहे हैं वाले लोग हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था करना और बाकी चीज़ें करना। पर वहाँ मुझे अब्राहम लिंकन जैसे लोगों को पढ़ने का मौका मिला, मैक्सिम गोर्की जैसे लोगों को पढ़ने का मौका मिला, अब्दुल कलाम साहब जैसे लोगों को मौका मिला, महात्मा गांधी का एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ मैंने वहाँ पढ़ा। तो उसमें से मुझे एक बात ज़रूर समझ में आई कि इस दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो सेल्फ मेड हो और खुद उसने संघर्ष नहीं किया हो। कोई भी आदमी ऐसा। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि गांव से आया था तो मैं बोलना नहीं जानता था, भाषण देना नहीं जानता था, और वहाँ पर सारे कवि सम्मेलन होता था। गाँव शहर के सब ठीक ठाक लोग आते थे, कविताएं पढ़ते थे। मेरी बड़ी इच्छा रहती थी कि मेरी भी कविता कोई पढ़ ले, पर वहाँ मेरा काम चूँकि पानी देने वाला और समोसा लाने वाला व्यक्ति का था, तो उनको किसी को लगता नहीं था कि मुझे कुछ आता होगा। तो उनके जाने के बाद जब वो चले जाते थे तो मैं किवाड़ बंद करता था, और उसके बाद वो माइक बंद करता था, और मैं आराम से घंटों बोलता था सर। कोई सामने नहीं रहता था, पर मुझे बोलने की इच्छा थी कि मैं बोलूँ, मैं एक्सप्रेस हूँ, अपने आप को बताऊँ कि मैं भी कर सकता हूँ। फिर सर कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि मुझे लाइब्रेरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि जो वहाँ के जो संचालक थे उनको लगता था कि रद्दी बद्दी बेचने में कुछ पैसे मैं ज़्यादा ले लेता हूँ और देता कम हूँ। तो मुझे लगा कि मेरा स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो रही है सर। मैंने अपने जीवन में सर एक खास सिद्धांत बनाए, उनमें से एक सिद्धांत ये भी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपने शायद सुना भी होगा सर, कंचन बरसें भी, हाँ यस, ता करना चाहिए जहाँ पर आपका स्वाभिमान नहीं हो, इज्जत नहीं हो। तो स्वाभिमान के कारण मुझे छोड़ना पड़ा सर वो। और वो जब मैंने वो छोड़ा तो फिर सर आटा चक्की में काम करने का मिला सर। आटा चक्की में काम करने के टाइम पे मुझे हमेशा लगता था कि शायद ये आवाज़ मेरे कानों में जो गूंज रही है चक्की की, वो मेरी ज़िंदगी की नियति तो नहीं है, मैं यहीं तो नहीं दब जाऊंगा कहीं। एक चीज़ सर मैंने जरूर सीखी थी, रोना किसी के सामने नहीं है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने, और हर समय मेरे दिमाग में रहता था हो जाएगा, मैनेज कर लूँगा, चीज़ें होती रहती हैं। और सर इतने सालों के बाद अभी मैं बहुत जगह काम कर चुका, देश के सब बड़े लोगों से मिल चुका था, मैंने एक चीज़ देखी सर, जो जितना बड़ा आदमी है उतना ही सीधा, सरल और सहज है। जो थोड़ा ईगोइस्टिक है या वो जो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, वो बेसिकली वो खुद कमजोर है। जो आदमी अंदर से भरा हुआ है वो झुक के बात करता है। मैंने सर देखा है सर बड़े लोगों को आपके लिए चाय बनाते हुए, आपके लिए पानी लाते हुए, और वो कोई बड़ी बात नहीं करते सर। तो बेसिकली जो आदमी सादगी से रह सकता है, सिंपल तरीके से रह सकता है, वही बहुत हाई जाता है। और ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी सर।
और इसीलिए मैंने अपने जीवन में इसको उतारा है सर। वाह, बहुत ये- अच्छी बात सर, बहुत अच्छी। एक फिल्म आई थी 12th फेल, जो कि मनोज कुमार जी के जीवनी के ऊपर आधारित थी और विक्रांत ने इनकी भूमिका निभाई थी उस फिल्म में और अद्भुत काम किया आपने विक्रांत को। थैंक यू। और बहुत बहुत बधाई आप दोनों को एक बार फिर हमारे मनोज जी का जो जीवन रहा है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। बोलने का इनको बहुत शौक था मनोज जी को, कविता पाठ भी ये करते थे, लेकिन अवसर नहीं मिला इनको कभी उस कविता को सुनाने का। मान्यवर, आज बहुत बढ़िया अवसर है और कोई भी किवाड़ विवाड़ बंद नहीं होगा यहाँ पर। पूरा देश जो है देख रहा है आपको और यहाँ की जनता भी सुनेगी आपको। देखिए, और हम आग्रह करेंगे हाथ जोड़ करके कि एक कवि के नाते आप एक कविता अपना हमारे सामने अवश्य सुनाएं। मैं कुछ कविताएं अपनी माँ के लिए लिखता था सर, वाह। क्योंकि माँ ने सर मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। वो कभी बताती ही नहीं थी कि वो कष्ट में है। कभी भी कुछ भी हो जाए वो हमेशा कहती थी सब ठीक चल रहा है, आप कोई चिंता मत कर। क्योंकि उसको हमेशा लगता था कि मैं जीतूंगा, उसको हमेशा लगता था कि मैं वर्दी पहनूंगा, उसको हमेशा लगता था कि कभी ना कभी मैं उसकी सपने पूरे करूंगा। तो माँ चाहे वो दूध बेच के करे या किसी से लेकर करे, वो अपने घर को चलाती थी। मुझे याद है सर कि एक बार मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ सोने के सर उनके कुछ झुमके थे सर, तो उन्होंने वो गिरवी रख दिए। मैं लगातार कोशिश करता रहा कि इनको कैसे छुड़ाऊं, कैसे छुड़ाऊं, कैसे वापस लाऊं। तो उसमें मैंने एक कविता लिखी थी। अगर आप मुझे परमिशन सर देंगे तो। अवश्य, मैं चाहूंगा मान्यवर कि आप यहाँ आए ताकि अच्छी तरह से आपको हमारी जनता देख सके इस जगह। थैंक यू वेरी मच सर। ये बहुत बड़ा अवसर है मेरे लिए, क्योंकि मैंने बंद कमरे में कविताएं बहुत पढ़ी हैं सर, लेकिन देश के सामने आज अमिताभ बच्चन के सामने पढ़ने का मौका मिल रहा है सर। माँ तुम्हारे कानों के झुमकों को, कि माँ तुम्हारे कानों के झुमकों को जब रखा था मैंने गिरवी, जब रखा था मैंने गिरवी, तब मुझे पता ही नहीं था कि तुम इस तरह हो जाओगी हताश, कि तुम इस तरह हो जाओगी हताश और खामोश इनके बिना। मुझे यह भी नहीं पता था कि तुम यूं जाना छोड़ दोगी घर की देहरी के पार। मुझे यह भी नहीं पता था कि तुम यूं जाना छोड़ दोगी देहरी के पार। अब मैं मन से चाहता हूं कि एक शाम जब मैं लौटूं, अब मैं मन से चाहता हूं कि एक शाम जब मैं लौटूं तुम्हारे पास, तब तुम्हारी कुमलाई हथेली पर, तब तुम्हारी कुमलाई हथेली पर रख दूं वही पुराना छोटा डिब्बा जिसमें रखे हों तुम्हारे अपने झुमके, जिनमें रखे हों तुम्हारे अपने झुमके। पर तुम्हारी उदास आंखें अब नहीं मांगती मुझसे, पर तुम्हारी उदास आंखें अब नहीं मांगती मुझसे वो झुमके, और ना ही कोई ऐश्वर्य सुख, बल्कि वे तो देखती रहती हैं हारते हुए मुझे। बार बार हार रहा था सर मैं, बार बार हार रहा था, हर बार हार रहा था मैं, बल्कि वे तो देखती रहती हैं हारते हुए मुझे, इस आशा में कि कभी तो जीतूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो माँ का हृदय जो है वो अद्भुत होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। माता जी, आपको प्रणाम करता हूँ एक बार फिर और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। तो जब आप अफसर बन गए मान्यवर, तो आपके घर का वातावरण कैसा था? पूरे एरिया में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उत्सव टाइप का आया है। कई लोग तो ये बोल रहे थे कि सच में हुआ है क्या यार तुम्हारा सिलेक्शन। कोई भक्के आके गांव के कहते लड्डू बांटो, कोई कहता बाजी बजवाओ, कोई कुछ भी कहता। इतना खुशी थी, कोई टीवी पे चैनल पे बुला रहा है, देखो माँ जी तुम्हारा लड़का है, कैसा बन गया, कितना बड़ा बन गया। वाह, क्या बात, क्या बात।
पूरे खेल के दौरान पहली दफा माता जी को हंसते हुए देखा है। सुनो ना, मेरे बेटा नहीं है, ये मेरा भगवान है, मेरी सीता माता है। ओहो, अरे ये कहाँ ही लग जाएगा ना, कहाँ का तो दुख उसका है, खून इसका आता है इसका। इतना मेरा ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खेल को आगे बढ़ाते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, इसको हमको सीधा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तस्वीर जब तक नहीं देखेंगे पता नहीं चलेगा आपको। चित्र में दिखाए गए चिन्ह किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर इनमें से किसे दर्शाते हैं? The symbols in this image represent which of these parameters on an electronic device? तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया सर? Alright. A, playback speed, B, volume, C, screen brightness, D, processor speed, playback गति, Screen volume, brightness. C, screen की चमक, D, प्रोसेसर की गति। स्क्रीन ब्राइटनेस क्या करें? कर दें लॉक? सर सी स्क्रीन ब्राइटनेस को लॉक कर दिया जाए। सी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब दिया आपने 20,000 दिया। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि इसकी रोशनी अगर कम हो आपके लैपटॉप की या कंप्यूटर की तो इसको दाबते रहिए, ब्राइट हो जाता है। ऑलराइट, इसी तरह आपका आगे का खेल भी ब्राइट हो, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। Thank you. सातवां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए, और वो प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। डेविड मॉयस और एरिक टेन हैग दोनों ने किस फुटबॉल क्लब को मैनेज किया है? डेविड मॉयस एंड एरिक टेन Manchester हैग United. have both managed which football club? नहीं, रुक जाओ। ऑप्शन आ गए, ए मैनचेस्टर यूनाइटेड, बी एवर्टन, सी कार्डिफ सिटी, या डी बायर्न म्यूनिख। सर ए मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्लियर है। क्या करें? सर लॉक कर दिया जाए प्लीज। ए मैनचेस्टर यूनाइटेड पे ताला कह रहे हैं लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मैसेज सही है, मैसेज निकला। ऑलराइट, आगे चलें। आठवां सर। प्रश्न आएगा अब आपके सामने। आठवां प्रश्न 80,000 रुपए ये रहा आपके सामने। किस विरासत संरचनाओं का जश्न मनाने वाले भारत के पहले उत्सव का उद्घाटन 2023 में गोवा के फोर्ट अग्वाडा में किया गया था? India's first festival celebrating what kind of heritage structures was inaugurated in 2023 at Fort Aguada, Goa? Options आ गए, A क्लॉक टावर्स, B पैलेसेस, C ब्रिजेस, D लाइट हाउसेस। फोर्ट अग्वाडा घंटाघर, महल, पुल या प्रकाश स्तंभ? लाइट हाउस के लिए इंडियाज फर्स्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग छोड़ दो, पैलेस छोड़ दो, क्लॉक टावर भी नहीं है क्योंकि फोर्ट अग्वाडा जो है गोवा में वो लाइट हाउस है। लाइट हाउस है पूरा कंप्लीट। तो India's first festival celebrating what kind of heritage structures was inaugurated in 23 at Fort Aguada? लाइट हाउस ही लग रहा है। लाइट हाउस ही लग रहा है। क्लॉक टावर्स 30 सेकंड बचते हैं। लाइट हाउस चले आप या ले लें, ऑडियंस पोल ले लें क्या? ऑडियंस पोल नहीं, 20 सेकंड बचे हैं, डबल बोलिए क्या करेंगे? नहीं, डबल डिप बाद में लेंगे। ठीक है, लाइट हाउस लगा दें। सर डी लाइट हाउस पे ताला लगा दिया था। डी कह रहे हैं लाइट हाउस पे ताला लगाने के लिए। लाइट हाउस गोवा में? फोर्ट जो अगोड़ा है सर, उसमें एक लाइट हाउस है बहुत बड़ा। सर कितने पुल बने हुए हैं आपको मालूम है? गोवा में आप जाते आते होंगे। जी सर, पर फोर्ट एक अग्वाडा हेरिटेज स्ट्रक्चर है ये, आजकल के जितने पोर्तुगीज के जमाने के बने हुए थे। ब्रिज सर थोड़े नए भी हैं। लाइट हाउस बहुत पुराना है सर ये, क्योंकि ये 2023 की बात हो रही है। हाँ, क्योंकि वास्को डी गामा में जब आया था। अच्छा चलिए, निराश नहीं करते हैं, सही उत्तर हो गया।
सर आप डरा देते हैं सर, बहुत डर गए थे सर हम आप लोग। डरा देते हैं। लाइट हाउसेज जो हैं वो रात को जहाज़ों को नेविगेट करने के लिए एक सुविधा बना दी हुई है। ये महोत्सव लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म राइट सर। इसके नाम से जाना जाता है। उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ये जो अभियान है ये इसका एक हिस्सा बना है। अब ये लाइट हाउसेज की बात हो रही है मनोज जी। जी सर। तो हमारे यहाँ तो जो लाइट हाउस हो कहते हैं हम दिवाली के अवसर पर हम हाँ। दिए वगैरह जलाते हैं। जी सर। और कई बार हमने देखा है मान्यवर कि जो पुलिस वगैरह में काम करते हैं उनके लिए दिवाली जो है वो कैसे मनाई जाती होगी, क्योंकि अगर उनकी ड्यूटी का समय आ गया तो क्या बीतती होगी उनके पास, तो फिर वो दिवाली मनाने का समय नहीं मिलता होगा। सर पुलिस वाला कोई त्योहार नहीं मना पाता सर, मैंने आज तक कोई दिवाली नहीं मनाई है। अरे, really? रियली हम लोगों को ट्रेनिंग से ही सिखाया जाता है सर कि अब खाकी आपने पहन ली एक बार तो आपका ना कोई धर्म रहा, ना कोई जाति रही, ना कोई भाषा रहा, ना ही कोई आपके खुद के शौक रहे। आपको ये पूरा जीवन एक तरह से देश के नाम करना पड़ता है सर। जब भी कोई त्योहार आता है तब हम लोगों को बोला जाता है कि तुम बाद में मना लेना। ऐसा नहीं है कि सर नहीं मनाते हम। पुलिस का बेस्ट त्योहार होली है सर। वो आपका गाना चलता रहता है रंग बरसे वाला। तो वो होली हम लोग क्या करते हैं सर कि जब खत्म हो जाती है होली फिर हम पुलिस ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं और फिर हम होली बनाते हैं। बढ़िया होली मनाते हैं हम, पर हम लोग उन दिनों को नहीं कर पाते जिन दिनों में त्योहार होता है। एक चीज मैं जरूर बोलना चाहता हूँ सर, हमारे देश में बहुत पुलिस है, पुलिस के लोग हैं, पर सर इनकी पीड़ा इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं सर ये लोग। ड्यूटी का पता ही नहीं है, 12 घंटे 24 घंटे 3-3 दिन घर नहीं जा रहे हैं सर। कोरोना में सर तो हमारे लोग रोड पे थे सर, पूरी टाइम रोड पे, सब लोग अंदर थे, लेकिन वही टाइम था जब हम बता सकते थे कि देश के लोगों को कि हम हैं, चिंता मत करो। इसलिए मैंने जितने भी मेरे साथ के लोग थे उन सबको बोला कि ये वर्दी का कर्ज उतारने का टाइम है। वर्दी जब आदमी पहनता है ना सर तो बड़ा जज्बा होता है। पहली बार जब वर्दी पहनता है ना इंसान तो बहुत अलग फीलिंग आती है सर। वो एक ऐसी फीलिंग है जिसमें कि आप रोते हैं लगातार, आपको डर लगता है कि ये हो क्या रहा है, सच में सपना पूरा हो रहा है क्या। ये नौकरी नहीं है सर। ये नौकरी कोई बोलता है कि पैसे की, सैलरी की, सैलरी तो आपको ये मानिए कि आप इसके लिए मिल रही है कि आप घर चला सकें। बेसिकली ये सोशल चेंजर हैं सर, ये समाज में परिवर्तन लाने वाले लोग हैं। और वो हम लोग जब शपथ लेके बाहर निकलते हैं तो एक लाइन लिखी रहती है, पहला कदम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए सर। हमारी जो जनता है उसको ये तो बहुत याद रहता है सर कि उनके अधिकार क्या है। तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तब ये ऐसा हो गया तो तुम कहाँ खड़े थे, तुम लेट आते हो, तुम पता नहीं क्या क्या चीज़ें सर। पर सर ये एक बार भी कोई ढंग से ये नहीं बोलता है कि यार तुम कर रहे हो, तुम हो तो हम हैं। थैंक यू वेरी मच। सर आज न केवल आपके सामने बल्कि पूरी जनता जितनी है पुलिस की, उनको हम हाथ जोड़ कर बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। अब आगे चलते हैं खेल की। आ गया है नवा प्रश्न। भाई साहब केवल 2 प्रश्न रह गए हैं दुगनास को हासिल करने के लिए, ठीक है? जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय मूल के वैभव राम कलावन 2020 से किस देश के राष्ट्रपति हैं? वैभव राम कलावन, a person of Indian origin, has served as the president of which country from 2020? आ गए विकल्प, A मॉरिशस, B फिजी, C सेशेल्स या D बारबाडोस। देखिए श्योर नहीं है, मॉरिशस और सेशल्स में से लग रहा है। सेशल्स नहीं होगा, मॉरिशस या फिजी, मॉरिशस या फिजी दोनों में से। मॉरिशस ले लेते हैं, लाइफलाइन ले लें, ऑडियंस को ले लेते हैं। दुगनास तक चले जाएगा। नहीं, कोई बात चलेगा, कोई बात नहीं। श्योर? हाँ। 30 सेकंड है अभी। नहीं कोई नहीं, मुझे लगता नहीं कि क्लियर हो पाएगा वो। मॉरिशस और फिजी में फंसे हैं। मॉरिशस ही लग रहा है, बट कोई नहीं सर, हम लाइफलाइन लें। सर लाइफलाइन ले लेते हैं। लाइफलाइन ले लीजिए। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवे थे, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब।
ये ग्राफ बन के आ गया है। सी सेशल्स को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 51% ए को 24, बी को 18 और डी को 7। Go with सर the जनता audience? के साथ जाएंगे सर। जनता के साथ जाएंगे। जी, सर। Alright. अधिकतर जनता बोल रही है सी। क्या करें, जल्दी जी सर, बोलिए। सी शेल्स को लॉक कर दिया जाए। सी पे थल लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। क्या बात है। थैंक यू। रवल राम कलन भारती निकाल दिया जी। audience। उनके परदादा जो थे वो बिहार से थे, ओह, राम कलावन जी। सेशल्स हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप है। अब रह गया है आखिरी प्रश्न है, दुगनास्त को हासिल करने के लिए। यहां पर एक और चेतावनी दे रहे हैं आपको कि इस एक मौके पर चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। यहां अगर आप गलत हो गए तो नीचे गिर जाएंगे आप 10,000 पे। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि जिस नेक काज के लिए आप आज खेल रहे हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा धनराशि वहां जाए। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आंशिक रूप से उनके जीवन से प्रेरित शेखर एक जीवनी किसने लिखी थी, जिसके 3 में से केवल 2 ही भाग प्रकाशित हुए हैं? हाँ बिल्कुल, दब गया। आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। बदर बट्टू दब गया है। इंस्पायर्ड पार्टली बाय हिज ओन लाइफ, हु रोट द नॉवल शेखर एक जीवनी, ऑफ विच ओनली 2 out of 3 parts were published। और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए अज्ञे, बी नागार्जुन, सी सुमन, डी दिनकर। अज्ञे जी, नागार्जुन जी, सुमन जी या दिनकर जी? ए अज्ञे। ए अज्ञे पे ताला लगाने के लिए कह रहा है मनोज कुमार जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। तो अज्ञे जी हिंदी लेखक सच्चिदानंद वात्स्यायन का उनका उपनाम, और 2 भागों में प्रकाशित इस पुस्तक का 3रा भाग जो है अभी तक प्रकाशित नहीं है ही हुआ। नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको। और सबसे पहले तो ये जो चेक है ये लिख के देना चाहेंगे। तालियां बजती रहे इनके लिए। सर ये आपकी जो संस्था है उसके लिए 3,20,000 मिल गया है, और अब जो बोनस आपने जीता है वो इसी का दुगना है, 3,20,000। और वो बोनस भी हम यहाँ पर अभी ट्रांसफर किए देते हैं। सही जगह इस्तेमाल। ये डिजिटली ट्रांसफर होता है। यहाँ पर आपके संस्था का नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और फिर इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। बहुत बहुत बधाई आपको मानिए। थैंक यू सर। सर एक छोटी सी घटना है, अब इतना उनके बारे में बोले हैं, वो आ गए हैं वीडियो कॉल पे। अच्छा जी। तो विदु विनोद चोपड़ा जिन्होंने निर्देशन किया है इस फिल्म 12th फेल का, वो हमारे साथ वीडियो पे हैं। वीडियो लगाया जाए उनका कंप्यूटर महाशय। विनोद भाई साहब, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ मैं, कौन बनेगा करोड़पति के। जानता हूँ सर। और आपके 2 महान व्यक्ति जो आपकी फिल्म है 12th फेल, हमारे सामने बैठे हुए हैं, मनोज कुमार जी और विक्रांत मैसी। विनोद बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सही मानों में। और हमने आपकी बातें की यहाँ पर, ज्यादातर तारीफ की, एक आध जगह हमने थोड़ा सा गलत भी पूछने वाला था कि किस्म की थोड़ा गलत भी बोल दिया, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बट रियली विनोद, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा जो मैंने मनोज से एक्चुअली कही थी और विक्रांत को भी कही थी, और जिन लोगों ने ये फिल्म देखी, कि ये फिल्म जो है, इसमें हमने कैप्शन पे लिखा था अमित कि बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी एंड इंस्पायर्ड बाय अ मिलियन ट्रू स्टोरीज। वाह क्या बात। तो ये जो कहानी है ये इन दोनों की तो है ही है, ये कुछ हद तक मेरी भी है। आप अगर, मैं आई नो यू वेरी वेल, कुछ हद तक आपकी भी है। तो पॉइंट ये कि ये हम सब की कहानी है, जो छोटे शहरों से आए हैं, जिन्होंने स्ट्रगल किया है और जिन्होंने अपना रास्ता जो है ऑनेस्टी का, उसको नहीं छोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आप, बहुत अच्छी बात।
I would want to share an anecdote on 12th fail about विनोद सर. हाँ हाँ जैसे आपने कहा कि ये वो कुछ चीजें करते हैं जो कोई नहीं करता. जी जी 12th फेल जब सक्सेसफुल हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई, जो अचीव करना था उससे कहीं ज्यादा अचीव कर लिया. सर यूनिट के हर एक मेंबर को जो उनकी रेम्यूनरेशन थी एज अ बोनस दी गई है. वाह क्या बात. अरे अमिताभ को तो मैंने रोल्स रॉयस कार दे दी थी जब मेरे पास तेरे वो थी मारुति सुजुकी वैन. मेरी माँ ने कहा मुझे, अरे तू पागल हो गया, लंबू को क्या दे दिया, रोल्स रॉयस खुद सुजुकी में घूम रहा है. रिमेम्बर अमिताभ लवली जबरदस्त डेज. थैंक यू सो मच विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद सर. एक बार विनोद चोपड़ा के लिए तालियां बजाएं. सर मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा. तो ये नई हमने लिखी है जीरो से रीस्टार्ट, उसमें 2 लाइन है. वो कहता है चल अपने बचपन से मिलते हैं, चल भोलेपन से फिर मिलते हैं, मिलजुल के सीटी मारेंगे, यारों को गले लगा लेंगे, जो बचा खुचा है टिफिन में मिलजुल कर सारे खा लेंगे. जो आज नहीं कल मरना है, किस बात से इतना डरना है. सो ऑनेस्टली आई स्ट्रांगली बिलीव वी शुड ऑल स्टे टुगेदर एंड स्टे हैप्पी. थैंक यू सो मच. थैंक बाय. सर इनके दिल के अंदर जो बात होती है ना, एकदम मुंह फट है. ये बोल देंगे. ऑलराइट, ध्यान आ जाए आपका अब खेल की ओर. मान्यवर 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके बोनस भी आपने जीत लिया है. अब यहां पर आता है सुपर संदूक. सर सुपर संदूक क्या है आपको बता दें. 90 सेकंड्स के अंदर एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने और आपको उसका उत्तर देते जाना पड़ेगा. उसमें विकल्प भी आते हैं. तैयार हो जाइए. रेडी कमेटी महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक. मनोज कुमार जी, विक्रांत जी, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब. इनमें से क्या भगवान गणेश का एक नाम नहीं है. अंजनेय, गजानन, वक्रतुंड, लंबोदर. ए अंजनेय. करेक्ट. नेक्स्ट. टेस्ट क्रिकेट में इनमें से किसका अर्थ है कि दिन का खेल समाप्त हो गया. करेक्ट. नेक्स्ट. श्रीमती नंदिनी सतपथी किस राज्य की मुख्यमंत्री रही है. कर्नाटक, केरल, झारखंड, उड़ीसा. पास. नेक्स्ट. 1975 की फिल्म जॉर्ज. करेक्ट. नेक्स्ट. वर्तमान में श्री गिरिराज सिंह किस मंत्रालय के प्रभारी हैं. वस्त्र, इस्पात, कोयला, विद्युत. पास. नेक्स्ट. पेलिंग किस राज्य में स्थित एक पर्यटन स्थल है. मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम, गोवा. मेघालय. रॉन्ग. नेक्स्ट. इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान में हिमालयी तहर मिलेगा. बंदीपुर, गंगोत्री, पेंच, कुनो. कुनो. गलत. नेक्स्ट. महापुरुष शंकर देव ने किस नृत्य को लोकप्रिय बनाया था. सत्रिया, मोहिनीअट्टम, छाऊ. यशगान. गलत. नेक्स्ट. माइक्रोस्कोपियम और फिनिक्स इनमें से किसके नाम है. Oh my goodness. सर समय निकल गया, कोई बात नहीं. समाप्त हो गया और केवल 3 प्रश्नों का सही उत्तर हुआ है आपका. 30,000 रुपए आप जीतते हैं. इससे पहले कि इस खेल के बारे में सोचा जाए मनोज जी, जो एक आपके पीछे बैठी हैं उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि क्षमा प्रार्थी हूँ श्रद्धा जी. मान्यवर ये जो आपका इम्तिहान था, इसके लिए कितनी तैयारी की आपने. सर मैं जब दिल्ली आया था, पहली बार मुझे किसी ऐसी लड़की से मुलाकात हो रही थी जिसका नाम भी श्रद्धा था और मन में भी श्रद्धा हो रही थी. अरे वाह क्या बात है. और मैंने जब पूछा कहाँ के रहने वाली हो, तो इन्होंने कहा कि उत्तरांचल सर पहाड़ों वाला बिल्कुल, जी जगह, हाँ. और शुरू से ही आकर्षित करता था मुझे पहाड़. तो श्रद्धा का जो बोलने का तरीका था, जो बात करने का तरीका था, वो ऐसा था कि लगता था कि शायद यहाँ आकर के तनाव ठहर गए हैं, तनाव नहीं है इनके पास. जैसे सर मुझे याद है कि हमारे जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ पे एक बच्चे का, जो काम करने वाला बच्चा था, उसके पैर में चोट लग गई थी, तो बहुत खून वून आया था. तो श्रद्धा दौड़ के गई अपने हॉस्टल में, फिर वहाँ से कॉटन कपड़े लेके आई, पट्टी करी, ये किया. मुझे लगा कि यार ये लड़की तो बड़ी अच्छी दिख रही है, ठीक दिख रही है. पाँव कट जाएगा तो काम सुविधा आएगी. प्राप्त होगी. फिर सर श्रद्धा का एक और वो था कि वो मेरे बारे में जानना चाहती थी. और मेरा सर ये था कि मैं बचपन से बहुत शुरुआत से डायरियाँ लिख रहा था. मैं ये सोच के डायरी लिखता था कि कभी तो कोई पढ़ेगा इनको, कभी तो कोई ना कोई आएगा लाइफ में जो मुझ में इंटरेस्ट लेगा और पढ़ेगा. श्रद्धा को जब मैंने डायरियाँ कुछ पेज सुनाए
तो बहुत रुचि से पढ़ी इन्होंने, बहुत समझा। तो सर फिर मैंने प्रयास शुरू किए, जिसमें मैं श्रद्धा के लिए रोज़ खाना ले जाना शुरू किया। ओहो, मैं बस एक ही बात बताना चाहता था कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है दुनिया में। अच्छा। हाँ, और इसलिए मैं बताता रहता था मुझे खाना बनाना भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। लेकिन श्रद्धा मानती नहीं थी सर, इतनी आसानी से पिघलते नहीं हैं। श्रद्धा की तरफ से सर ये रहता था कि इस मुद्दे बात नहीं करेंगे, पढ़ाई करो। फिर सर कुछ दोस्तों का हो गया सिलेक्शन और हमारा नहीं हुआ, तो हम दुखी रहते थे, परेशान रहते थे। आखिरी अटेम्प्ट रह गया और मुझे लगा कि शायद हम कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो श्रद्धा ने मुझे बोला कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम करने की कोशिश करो, और मैं बोल रही हूँ करो, क्योंकि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे प्रति और समाज के प्रति बेईमानी है। और अगर फिर भी लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे तो छोड़ दो, इतना टेंशन मत लो जितना तुम ले रहे। मेरी तबीयत खराब हो गई थी बीच में सर। फिर मैंने श्रद्धा से कहा कि एक बार तुम हाँ कर दो तो फिर मैं दुनिया पलट दूंगा। वाह, फिर सर श्रद्धा ने एक बार बोल दिया कि जाओ उलट पलट दो दुनिया को, दुनिया जैसी भी है मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी हो जाए कैसे भी हो जाए मैं साथ हूँ। उसके बाद मैं 15 घंटे 16 घंटे 17 घंटे पढ़ता था सर। श्रद्धा ने मेरे लिए तय करके रखा कि इतना पढ़ के रखोगे तुम, इतना पढ़ोगे, इतना करके आऊँगी मैं, इतना सुनूंगी। तब तक श्रद्धा का सिलेक्शन भी हो गया सर, वो डिप्टी कलेक्टर बन गई। और उसके डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस आया मुझे भी कि मेरा भी हो सकता है। मेरे ग्रुप में जितने भी लोग थे, सारे लोग जो पढ़ाई करते थे, उनमें पहला व्यक्ति मैं था सर जो अल्टीमेटली आखिरकार सिलेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ श्रद्धा ओनली सर। वाह, श्रद्धा क्या बात है। अच्छा श्रद्धा जी, जितना कुछ उन्होंने कहा है वो सही है या गलत? इसे बिल्कुल सही मान लीजिए सर। तो सही है। मनोज का सर जो व्यक्तित्व था, आई थिंक मैं जब भी मनोज को देखा मुझे अद्भुत लगता था सर, अद्भुत एकदम। मतलब जिसको ये नहीं पता कि कल के खाने का क्या होने वाला है, कपड़े कहाँ से आने वाले हैं, उसका सपना बड़ा साफ उसके दिमाग में था, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं। और आज भी सर इतना ज़्यादा जैसे टफ चीज़ें चलती है या ये सब होता है, तो मनोज की ज़िंदगी में ये कभी नहीं है कि उसने ऐसा कर दिया होता तो ऐसा होता, या तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं हुआ, तुम ऐसा कर देती तो ये था। तो वो कुछ है ही नहीं, इतना क्लियर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रास्ता है, और इतना अजब सा एक आत्मविश्वास है, एक ऐसी मुस्कुराहट है। तो दैट इज़ अमेजिंग आई थिंक। क्या बात है मान्यवर। आप दोनों का वैवाहिक जीवन जो है वो आगे भी इसी तरह सफलतापूर्वक करता है। बहुत बहुत बधाई। और मान्यवर, अब आपका दृश्य जो है वो बदल जाए, थोड़ा सा आ जाए खेल के ऊपर। सर देखिए 2 लाइफलाइन बची हुई है अभी भी आपके, और आएगा 11वां प्रश्न आपके सामने। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 6,40,000 रुपए। खेलिएगा जरूर, क्योंकि लिस्ट रिस्क वाला होता है कि अगर मान लीजिए गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। ये रहा अगला प्रश्न। ये एक इमेज है, एक चित्र दिखाया जाएगा, उसके ऊपर ये निर्भर है। चित्र में दिख रही मूर्ति में दर्शाए गए व्यक्ति ने इनमें से किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? The person depicted in the image is best known for his fight against which of these? पहले आप चित्र देखिए, दिखाया जाए। ये देख लिया? यस सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं मैं। ए वाटर पोल्यूशन, बी फैसिज्म, सी न्यूक्लियर टेस्टिंग, या डी स्लेवरी। जल प्रदूषण, फांसीवाद, परमाणु परीक्षण, या दास्ता। सर इसमें हम डी के साथ जाएंगे, दास्ता। ओके। ये अब्राहम लिंकन की मूर्ति है और इन्होंने दास्ता के विरोध में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। क्या करें? लॉक कर लगा दो। दें? कर दिया जाए। डी स्लेवरी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 6,40,000 रुपए। ये लिंकन मेमोरियल, ये एक मूर्ति बनी हुई है, वॉशिंगटन डीसी में है ये, और ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे इब्राहिम लिंकन। उनके सम्मान में ये मनाया गया था, और जब स्लेवरी के विरुद्ध सिविल वॉर हुआ तो लिंकन वहाँ के राष्ट्रपति थे। ऑलराइट, अब आ गया है अगला प्रश्न। इसके लिए मिल सकते हैं 12,50,000 रुपए। यह है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न 12,50 आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा।
लॉर्ड लुई माउंटबैटन की उपाधि डैश के प्रथम अर्ल माउंटबैटन के रिक्त स्थान में क्या आएगा? What fills in the blank in this title of Lord Louis Mountbatten? First, Earl Mountbatten of Dash. जगह का नाम होगा। ऑप्शन देखिए। A. Ceylon. B. Burma. C. Siam. D. India. First, Earl Mountbatten of Dash. Is it A. Ceylon? Is it B. Burma? Is it C. Siam? D. India. ये जो अर्ल माउंटबेटन है वो कहाँ का है? अर्ल माउंटबेटन, फर्स्ट अर्ल माउंटबेटन। अर्ल माउंटबैटन इंडिया। हाँ, नहीं इंडिया नहीं है। इंडिया नहीं। कष्ट हो रहा हो तो आपके लाइफ- पास 2 लाइफ लाइन है, लाइफ वीडियो लाइन कॉल फ्रेंड है और डबल डे फोन फ्रेंड ले ले। सर लाइफ लाइन लेते हैं सर। लाइन पे ओके। 2 बची हुई हैं, कौन सी लीजिएगा? सर वीडियो कॉल। वीडियो कॉल और फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। आपने कुछ 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये हैं वो 3 नाम। शिव सागर हैं, कुमार वरुण हैं, डॉक्टर दीक्षा तिवारी। सर शिव सागर। शिव सागर जी, ओके। शिव सागर जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये आपके मित्र हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, मित्र हैं आपके, ओके। शिव सागर जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हमारे सामने आपके मित्र मनोज कुमार जी बैठे हैं। जी सर। मनोज कुमार जी एक प्रश्न पढ़ेंगे, तैयार है? तैयार है। ओके मनोज जी, आपका समय शुरू होता है अब। शिव, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन जो थे वो फर्स्ट अर्ल माउंटबेटन कहाँ के थे? फर्स्ट अर्ल माउंटबेटन सीलोन, बर्मा, सियाम, इंडिया। फर्स्ट अर्ल माउंटबेटन। सर आई थिंक इंडिया तो नहीं है सर, सीलोन भी नहीं है, आई थिंक इट्स बर्मा। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अर्ल, ये जो अर्ल माउंटबेटन है वो कहाँ के शासक हैं? तो बर्मा, सियाम, सीलोन, इंडिया। मतलब बर्मा तुमको लग रहा है? या सर मेरे को बर्मा लग रहा है। पक्का जाएं? हाँ सर 90% श्योर हूँ मैं, बर्मा लग रहा है मेरे को। ठीक है सर, तार लगाया जाए। क्या करेंगे? क्या करूँगी? तार लगाएं कि दूसरी ऊपर ले, एक और ले? आप बताइए। ये लड़का कॉन्फिडेंट दिख नहीं रहा था उतना। ये कैसे हैं आपके मित्र, इनको कुछ जानकारी वगैरह है? तैयारी तो किया है यूपीएससी का सर। अच्छा, बर्मा कर लेते हैं। कर ले। 90% बोल रहा है वो। कर ले। बर्मा बी। सब बी बर्मा बर्मा कर दिया जाए। विश्वास कर रहे हैं शिव सागर जी पर, ताला लगाया जाए। ये क्या होता है? जीत गए ये। थैंक यू शिव, थैंक यू सो मच। थैंक यू शिव, थैंक यू। 12,50,000 रुपया जीत लिया है। मानना पड़ेगा दक्षिण तुम्हें। पूर्व तैयारी बहुत की एशिया तुमने। थिएटर के सुप्रीम एलाइड कमांडर के रूप में माउंटबेटन के कार्यकाल के दौरान उनकी कमान ने जापानियों से बर्मा को हाँ। वापस पाने का नेतृत्व किया था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। 12,50 हो गए आपके इस खेल के जीवन में, और आएगा अब आपके सामने 13वां प्रश्न, जिसका भाई साहब यही था वो भयंकर नाम। ये हूटर बज गया है। इसका मतलब है कि विदाई लेने का समय आ गया है मनोज कुमार जी, और आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन सर बहुत एक बार अच्छा। जोरदार तालियां बज जाएं। ये जो 12,50 साहब आपने जीते हैं, इनको हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके इस अकाउंट में। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाएंगे और हम बात देंगे 12,50,000 रुपया। ट्रांसफर नाउ। चलिए मान्यवर पहुंच गया है आपके बैंक अकाउंट में। इस संस्था को 12,50,000 रुपये बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। थैंक यू।